आज की कहानी एक ऐसे पति की कहानी है जिसने अपनी वाइफ का कत्ल किया, मर्डर किया, लेकिन 15 साल तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। एक छोटी सी गलती से वो पुलिस के पकड़ में आ जाता है। तो पूरी कहानी इस तरीके से है। बात है 23 अक्टूबर 2018 की। बेंगलुरु में यहाँ पर एक ओरेकल का ऑफिस है। बेसिकली ओरेकल जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका कस्टमर केयर सेंटर या कॉल सेंटर कह लें आप। उसका ऑफिस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर है। रात के करीब 12 बज रहे हैं। तमाम नाइट स्टाफ जो है वहां पे मौजूद है। इसी दौरान दफ्तर का पियोन 7th फ्लोर पर बैठे हुए एक एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है, आपसे मिलने विजिटर आए हैं। रात के 12 बजे, वो भी दो विजिटर। ये थोड़ा सा शक पकाया, लेकिन इससे पहले भी कई उसके दोस्त और बाकी लोग मिलने आते जाते रहते थे, तो उसे लगा कोई दोस्त होगा। वो नीचे आता है मीटिंग रूम में जहां पर वेट कर रहे थे दो गेस्ट। दो लोग लंबे चौड़े, अच्छी कदकाठी वहां बैठे हुए थे। अब वे शख्स उनके पास जाता है, दोनों मेहमानों की नजर मिलती है उससे। वो उन्हें पहचान नहीं पाता। आंखों ही आंखों में सवालिया निशान कि आप कौन लोग हैं। और तभी उनमें से एक शख्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस ओरेकल के एम्प्लॉय की तरफ हाथ बढ़ाने के बाद उससे हाथ मिलाता है। और सिर्फ वो अपनी जुबान से दो शब्द कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। हाथ आगे बढ़ा हुआ है। जुबान से नाम तरुण सुनते ही ये नाम सामने वाले शख्स के चेहरे पे हवैया उड़ जाती है। उसके चेहरे का जो है रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये नाम उसने 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक ये नाम उसने किसी की जुबान से नहीं सुना। 15 साल तक किसी ने उसे तरुण कहकर नहीं पुकारा। इन्हीं 15 सालों में उसकी पहचान, उसका नाम एक ही था। वह था परवीन भटेले। तो उसके सारे ऑफिस के लोग, उसकी अपनी पत्नी, दो बच्चे, दोस्त, पड़ोसी, सब लोग यही जानते थे कि ये शख्स का नाम परवीन भटेले है। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 की उस रात 12 बजे ऑफिस के अंदर दो मेहमान आकर हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। अब 15 साल बाद ये नाम सुनकर लगभग उसे चक्कर आने लगते हैं। इस दौरान में वो पुलिस वाला वहां अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तब तक खौफ में, दहशत में या फिर अनजाने में वह अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दोनों के हाथ मिलते हैं। सामने वाला उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसकी उंगलियां टटोलता है। वो उस हाथ में एक उंगली को ढूंढ रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं। असल में ये उंगली उसकी टूटी हुई थी। जैसे ही वह हाथ मिलाता है तो उस उंगली की तरफ देखता है। सामने वाले को अब यकीन हो जाता है कि यही तरुण है। इसके बाद वो अगली लाइन कहता है, चलिए तरुण साहब, ख्याल खत्म, वापस अहमदाबाद चलते हैं। उसके बाद वो दोनों शख्स उसे लेकर बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं। जैसे ही उतर रहे थे, उनमें से एक पुलिस वाले ने गाड़ी में सवार होने से पहले अपने ऑफिसर को फोन करता है कि साहब, एक फोटो भेज रहा हूं। और व्हाट्सएप पे उसने एक मैसेज भेजा और एक फोटो भेजा, जो कि अहमदाबाद में बैठे अपने सीनियर के पास भेजता है, व्हाट्सएप मैसेज करता है। और साथ में सिर्फ वो इतना लगता है कि गेट इट। अब सवाल ये था कि एक कॉल सेंटर के दफ्तर में काम करने वाले शख्स की रात 12 बजे दो लोगों ने उठाया, साथ ले गए, नाम पुकारा। इन सब में कहानियां क्या थी? तो वो दोनों शख्स पुलिस वाले थे असल में, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से बेंगलुरु आए थे और इसी शख्स की तलाश में थे। अब इसे लेके अहमदाबाद पहुंच गए। पूरी कहानी जानने के लिए अब 2018 से 15 साल पहले चलते हैं। तो बात है 2003, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 2003। अहमदाबाद में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था तरुण और उसकी पत्नी का नाम था सजनी। तो तरुण और सजनी की शादी अब से 3 महीने पहले हुई थी, दिसंबर 2002। और अब तारीख थी 14 फरवरी 2003। सजनी अहमदाबाद में एक बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी
और तरुण अहमदाबाद के एक स्कूल में पीटी टीचर था और वॉलीबॉल का भी वो कोच था। इन दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, अरेंज मैरिज थी। ये दोनों केरला के बेसिकली रहने वाले थे, लेकिन फिर सजनी का परिवार अहमदाबाद आ गया नौकरी की तलाश में। तरुण का परिवार भी पहले केरल में था, फिर मध्य प्रदेश में रहा। उस तरुण के फादर मध्य प्रदेश में पीटी के टीचर थे और एक भाई की नौकरी अहमदाबाद में लगी, फिर तरुण भी अहमदाबाद आ गया और यहीं पर एक स्कूल में वह भी वॉलीबॉल का कोच बन गया। इसके बाद केरल के लोगों के जरिए इन दोनों का रिश्ता तय हुआ और शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। शादी के बाद तरुण सजनी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन वह हमेशा जब भी कहीं बाहर जाता, वॉलीबॉल मैच होते तो उसको बच्चों के साथ जाना पड़ता था टूर्नामेंट के लिए। बाहर भी जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पे या दूसरे स्टेट में, तो वो हमेशा वाइफ से कहता कि तुम घर पे मत रहना, यहाँ पर लुटेरे चोर ये सब होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं बाहर जाऊं तुम अपने मायके चले जाना। अहमदाबाद में ही सजनी का घर वाले थे, पिता थे, माँ थी, बहन थी। अब सजनी जो है जब भी तरुण बाहर जाता तो वो अपने घर चली जाती थी। आखिरी बार वे अपने घर उसी फरवरी 5 तारीख को गई थी और फिर लौट आई। लेकिन जब वो 5 को गई तो चलते वक्त सजनी ने अपने पिता से कहा कि मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, आपके पास पैसे हैं? तो पिता को बड़ा अजीब लगा कि पेट्रोल के इसके पास पैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुझे दामाद जी ठीक तो रखते हैं? तो वो खामोश रही। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो चली गई। अब ये सजनी की अपनी फैमिली के साथ आखिरी मुलाकात थी। वैलेंटाइन डे 14 फेब 2003 की शाम 7 बजे सजनी की अपनी बड़ी बहन से बात होती है, बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक। 10-15 मिनट की बात के बाद फ़ोन रख देती है और इसके ठीक 2 घंटे बीतते हैं तो अचानक तरुण का फ़ोन आता है सजनी के घर पे और वो कहता है कि आप लोग फौरन हॉस्पिटल आइए, मामला सीरियस है। सजनी की हालत बहुत सीरियस है। सजनी के घर वाले बदहवास भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सजनी की मौत हो चुकी थी। तरुण वहां बैठकर बेतहाशा रो रहा था और पुलिस आती है, मौके पर देखती है इस सजनी के दुपट्टे से उसका गला घोटकर कत्ल किया गया था। घर का सामान बिखरा हुआ था, कुछ जेवर ज्वेलरी गायब थी। अब पुलिस को लगा कि लूटपाट का मामला है। तरुण ने यह भी कहा कि मैं हमेशा कहता था सजनी को कि यहाँ एहतियात बरतो, तो शायद कुछ लुटेरे ने सजनी को मार डाला। अब तरुण की हालत खराब, लगातार रो रहा है। 3 महीने शादी को हुए हैं। अब घर वालों को भी उससे पूरी हमदर्दी, अफसोस। अगले दिन सजनी का पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। पर तरुण की ऐसी हालत थी कि वो अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। तरुण की जगह जो है उसका बड़ा भाई सजनी को मुखाग्नि देता है और इस दौरान में तरुण की हालत सदमे में बहुत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। 15 फरवरी 2003 को एडमिट कर देते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, इलाके के चोर उचक्के जो हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। सबको यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हो इसके पीछे पकड़ा जाएगा। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद यानी 16 फरवरी, 14 को सजनी का कत्ल हुआ, 15 को तरुण एडमिट हुआ। लेकिन 16 फरवरी यानी कत्ल के 2 दिन बाद 16 फरवरी की शाम तरुण के बड़े भाई का पुलिस को फोन जाता है और वो कहता है तरुण गायब है। तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। अब यहाँ पर पुलिस को थोड़ा शुरू में डाउट भी था तरुण पे कि इस तरीके से घर में कैसे कत्ल हो सकता है। फिर ये बयान भी बदल रहा था, कभी कहता किसी चोर चक्के ने मार दिया, कभी कहता नेचुरल डेथ है। लेकिन दुपट्टे का जो गले पे निशान था और उसके बाद वो रो भी रहा था सदमे में। हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया। लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर शाम को
16 फरवरी को अचानक तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। अब पुलिस हैरान और परेशान, क्योंकि एक बड़ा मामला था, मीडिया भी खबर आ गई थी मीडिया के अंदर, और जिसके ऊपर आपको शक है, आपने उसकी पहरेदारी भी नहीं की, हॉस्पिटल में उसे ऐसे ही छोड़ दिया और वो भाग गया। अब पुलिस वालों पे उंगलियां उठने लगी। सजनी के घर वालों ने भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की लापरवाही है, पुलिस के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। पुलिस तमाम कोशिश की, लेकिन तरुण का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस ने तरुण के भाई, माँ बाप, इनको भी उठा लिया। कुछ कुछ दिनों ये लोग जो जेल में भी रहे, लेकिन बाद में छोड़ दिए गए। लेकिन तरुण की तलाश जारी रहती है, मगर तरुण कहीं नहीं मिलता। सजनी के घर वाले, उनके माँ बाप और भाई बहन, काफी दिन बीत गए और तरुण नहीं मिला, और उनकी बेटी बेटी का कातिल गायब है। उस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे। गुजरात की ये बात है 2006 की। 3 साल बीत गए, कोई पता नहीं चल रहा तरुण का। उन्हें जाकर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और मांग की कि इसकी जो है जांच अच्छे से की जाए। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन गया पुलिस के पास और कहा गया कि इस केस को आप सीरियसली हैंडल कीजिए। अब जब जाहिर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कॉल जाएगा, तो पुलिस ने इसके लिए स्पेशल टीम बनाई। बाकायदा 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया तरुण की खबर देने के लिए। लेकिन तरुण गायब। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह ऐसा कोई अनजान शख्स घर में आया नहीं था। फिर यह भी पता चला कि तरुण सजनी को शादी के बाद से ही तंग कर रहा था। फिर ये पता चला कि शादी से पहले तरुण एक लड़की से अफेयर था तरुण का, वे उससे शादी करना चाहता था। अब पुलिस उस लड़के तक पहुंचती है, पूछताछ करती है। उस लड़की ने पुलिस को कहा कि उसने मुझे 16 फरवरी यानी सजनी के कत्ल के 2 दिन बाद मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद उसने कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने कहा तब तक सजनी की मौत की खबर मुझे मिल चुकी थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं कातिल से शादी नहीं करूंगी, और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। लड़की का बयान सच था, पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। फिर यही कहानी आई और कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अब ये बात समझ में नहीं आई कि अरेंज मैरिज थी, ये पहले भी मना कर सकता था, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। शादी के 3 महीने बाद सजनी को मार डाला और गर्लफ्रेंड से शादी की पेशकश कर रहा है, लेकिन गर्लफ्रेंड मना कर देती है कि मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी। अब मोटिव क्लियर था, कत्ल पति ने ही किया है, कत्ल जो है पति ने ही किया है, ये भी साफ हो गया, लेकिन कातिल फरार है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लगातार लगी रही, उसके घर वालों को सर्विलांस पे लिया गया। सादी वर्दी में पुलिस तैनात की गई उनके घर के आसपास कि शायद वो घर पे मिलने आए, मगर वो मिलने नहीं आता। इस दौरान में फैमिली फिर से शिफ्ट हो गई। ये लोग पहले एमपी में रहते थे, फिर बेंगलुरु में, और फिर 2009 में तरुण के पिता की मौत हो गई। पुलिस को पता चला कि 2009 में तरुण पहली बार सजनी के कत्ल के बाद यानी 6 साल बाद केरल में एक जगह अपने माँ बाप से आकर मिला। उसे देखकर माँ बाप की भी हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, पुलिस ढूंढ रही है। ये आखिरी मुलाकात थी। कहते हैं कि अपने माँ बाप से मिलने के बाद वो जब गया, उसके नेक्स्ट डे ही उसके पिता की हार्ट अटैक होने से यानी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अब वक्त बीता तो पुलिस भी थोड़ी सुस्त हो गई, लेकिन केस को पूरी तरह बंद नहीं किया। कहते हैं कि हर महीने मीटिंग में इस केस की फाइल को खोला जाता और पूछा जाता कि क्या अपडेट है। साल दर साल ऐसे ही बीते चले जा रहे थे। अब 2016 में एक नया ऑफिसर आए, उन्होंने कहा कि इस केस की फाइल खोलो, अपडेट करो। तो अपडेट किया गया कि बाप की मौत हो गई है, लेकिन तरुण अभी तक कोई उसका सुराग नहीं मिल पाया। 2016 में उस लड़की ने जिसके साथ इश्क था तरुण का,
पुलिस ने उससे कांटेक्ट किया और पूछा कि कभी तुम्हें तरुण ने कांटेक्ट किया या उसका कुछ पता चला हो। उसने कहा कि हाँ, अभी 2016 में मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि तरुण या उसके जैसे मिलता जुलता शख्स दिल्ली के एक मॉल में देखा गया। पुलिस की टीम दिल्ली मॉल और उस इलाके को छानने के लिए अपनी टीम भेजती है। फिर ये पता चलता है कि जब तरुण को दिल्ली में देखा गया था, उसी दौरान उसकी माँ भी दिल्ली में थी। अब ये था कि शायद वो अपनी माँ के साथ हो, लेकिन तरुण नहीं मिला। अब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि तरुण जिंदा तो है, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब पुलिस ने फैमिली वालों के सारे फोन सर्वेलेंस पे लेने का फैसला लिया। धीरे धीरे इस बात को 15 साल बीत गए, 2018 आ गया, मगर पुलिस टीम लगातार अपडेट में लगी हुई है। पुलिस ने तरुण की माँ का मोबाइल सर्विलेंस पे लिया था। पुलिस को अंदाजा था कि कभी ना कभी तरुण अपनी माँ को कांटेक्ट करेगा। एक रोज तरुण की माँ के मोबाइल पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया, और ये लैंडलाइन नंबर फोन था बेंगलुरु का। पुलिस हर नंबर को कैप्चर तो कर रही थी। ये पहली बार था जब बेंगलुरु से किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था। पुलिस नंबर को चेक करती है तो पता चलता है कि बेंगलुरु के ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम थोड़ी हैरान हुई कि तरुण की माँ और ओरेकल कस्टमर से इसका कॉल आना, क्योंकि ओरेकल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि उम्र भी हो गई तरुण की माँ की, तो उसको ओरेकल की कंपनी से क्या काम। तो सारी निगरानी और छानबीन करने के बाद पुलिस ने कहा कि इस नंबर को टटोला जाए। तो यह भी शक हुआ कि कहीं इसी जगह तो तरुण काम नहीं करता, यानी ओरेकल के ऑफिस में। तब इसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम अहमदाबाद से बेंगलुरु रवाना होती है 22 अक्टूबर 2018। तो बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती है और कहती है ओरेकल कस्टमर केयर में हमें एक एम्प्लॉय के बारे में डिटेल चाहिए। अब बेंगलुरु पुलिस ओरेकल के ऑफिस के जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको कांटेक्ट करती है और कहती है हमें आपके यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं सबकी लिस्ट चाहिए। एचआर को ये बताया था कि घबराने की बात नहीं है, सभी ऑफिसेज जितने भी आसपास हैं सभी के ऑफिसेज की एम्प्लॉय की लिस्ट मांगी जा रही है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। खैर, अब ओरेकल का एचआर से लिस्ट मिल जाती है और तरुण नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं था उसमें। लेकिन एक नाम देखकर पुलिस के थोड़े कान खड़े हो जाते हैं और वो था परवीन भटूले। तो फिर याद किया तो पुलिस को पता चला कि उसकी माँ जिन लोगों से बात करती थी उनमें से एक नाम परवीन भटूले का था, और उसकी वाइफ निशा को भी फोन किया करती थी उसकी माँ। दोनों के पास उनका नंबर था। तो पुलिस ने परवीन भटूरे और निशा की कुंडली खंगाली तो पता चला कि ये लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं है अब मौजूद, कहीं कोई तस्वीर भी नहीं डाली है कोई ओकेजन की। ये भी पुलिस को बड़ा अजीब लगा। आज के दौर में कैसे ये हो सकता है कि परवीन निशा के दो बच्चे हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पे फोटो भी नहीं डाल रहे हैं। पुलिस ने ज़्यादा छानबीन की तो अब परवीन भटूले का डिटेल निकाली जाती है और उससे कांटेक्ट किया जाता है। पता चलता है कि तरुण परवीन भटूले का फ्रेंड है। तो कत्ल करने के बाद वो परवीन भटूले के पास गया और उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी फोटो कॉपी कर ली और उसमें अपना जो है नाम चेंज कर लिया। नाम चेंज करने के बाद वो उसी की आईडी पे यानी अपने दोस्त की आईडी पे तरुण परवीन भटूले बन के जॉब भी कर रहा है। और कमाल की बात है कि वो एक यूएसए भी विजिट करके आ गया एक बार। तो ये सारी चीज जो है जब पता लगी तो अब पुलिस ने जो है उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको अहमदाबाद लेके आ जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। तो शायद क्योंकि 15 साल तो हो चुके थे, अभी वो शायद पकड़ा भी नहीं जाता, लेकिन एक छोटी सी गलती और एक फोन कॉल की वजह से वो पकड़ा गया। 15 साल तक वो पुलिस को बेवकूफ़ बनाता रहा,
लेकिन कोशिश तो उसने पूरी की कि वो परफेक्ट क्राइम करे, लेकिन कर नहीं सका। आखिरकार 2018 में वो पकड़ा जाता है और अभी वो जेल में है और उसके ऊपर केस चल रहा है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी शाम 7 बजे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।